हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट क्लास नोट्स इकोनॉमिक चैप्टर 1। डेवलपमेंट से पहले हम मीनिंग समझेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मीन्स होता है स्टूडेंट ग्रोइंग समथिंग बेटर देन बिफोर, यानी कोई भी चीज़ जो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो बेटर है। कोई भी चीज़ हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है, उसमें रहने वाला पर्सन हो सकता है, कंट्री, एवरीथिंग जो उसको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, पहले से बेटर है, तो दैट मीन्स डेवलपमेंट। अब हम समझेंगे कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग पर्सन होते हैं, डिफरेंट को लेके सबके अपने अपने क्या होते हैं, स्टूडेंट गोल्स होते हैं। कोई ये सोचता है कि डेवलपमेंट गो हमारे लिए ये बेस्ट है, तो कोई सोचता है ये बेस्ट है। चलो एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मानो एक फार्मर है, वो क्या सोचेगा, मेरी क्रॉप का जो प्राइस है वो अच्छा मिल जाए। वहीं पर जो एक फॉरेस्ट में रहने वाला आदिवासी है, वो क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे मैं आराम से सिक्योरिटी से रह सकूँ, कोई मुझे यहाँ से ना हटाए। उसी तरीके से कोई भी जो एक लैंडलेस लेबर है, चलो, तो वो क्या सोचेगा, लैंडलेस लेबर सोचेगा कि भाई मुझे ना कोई भी कम से कम नंबर ऑफ डेज में वर्क मिल जाए, रेगुलर वर्क मिले, और जो मेरी वेजेस है लगातार मुझे मिलती रहे, मजदूरी, क्योंकि उसके पास ज़मीन तो है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्लस कर लेगा। वो सोचेगा रेगुलर वर्क मिले और मजदूरी मिले। वहीं पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट जहाँ पे होगा, मैं तो वहीं पे इंडस्ट्री लगाऊंगा, चीप लेबर मिले, मार्केट मिले, वहीं पे काम करूँगा। तो ये इंडिविजुअल गोल होते हैं सबके डेवलपमेंट को लेके कि अगर मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल होता है, यानी हर कोई पर्सन अपने लिए एक इंडिविजुअल डिसीज़न लेता है, तो वो उसका डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से हम पर्सन टू पर्सन हम वरी करता है। जैसे कि हमने देखा, वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, एंड टू, हर किसी पर्सन का एक डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है। इट मे बी डिफरेंट फॉर वन, may not be development for the other, it may even be destructive for other। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है स्टूडेंट कि हो सकता है कि एक का डेवलपमेंट जो नोशन है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आदिवासी है जो कि एक फॉरेस्ट में रहता है, और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर सकती है, डैम प्रोजेक्ट निकाल रही है, जैसे कि नर्मदा वैली में रहने वाले जो आदिवासी हैं, तो वहाँ जब नर्मदा प्रोजेक्ट बना, तो वहाँ के वासियों ने के लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वहाँ पे उनको डिसप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी। अब उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, जगह से हटना पड़ेगा। अब वहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है, फार्मर को। क्या फ़ायदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, सॉरी, मतलब पानी मिलेगा सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। वहीं पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि यहाँ इंडस्ट्री लगाना बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे अब तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, डैम बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब डिफरेंट डिफरेंट हैं आइडिया अपने डेवलपमेंट को लेके, बट यहाँ पे एक आइडिया किसी के लिए बेस्ट हो सकता है डेवलपमेंट गोल, बट तीसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आदिवासियों के लिए तो ये जो डैम प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, तो एक आइडिया दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। बट हम किसको बेस्ट मानते हैं, किस आइडिया को बेस्ट बोलते हैं हम। जैसे कि कोई भी आइडिया कंट्री के लिए अगर डेवलपमेंट के लिए सोचें, तो वो सोचेगा कि भाई जो आइडिया सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करा रहा है, वो आइडिया बेस्ट है और उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फार्मर्स है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, या बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बट कुछ आदिवासी को अगर यहाँ वहाँ से हटना पड़े तो उसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है, तो वो चल जाएगा। इसीलिए वो आइडिया बेस्ट माना जाता है जिससे सोसाइटी के अंदर सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम उसी आइडिया को लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल तो देखा कि भाई सब अपने लिए सोच लेते हैं ग्रोइंग करने के लिए कौन सा आइडिया बेस्ट है। बट अगर हम कंट्री की बात करें, तो वहाँ हम कौन सा आइडिया प्रीफर करते हैं, बेस्ट कौन सा लेते हैं आइडिया, क्योंकि सबके आइडिया कंट्री के लिए भी अलग होंगे। कोई कहेगा कंट्री डेवलप जब होगी जब उसकी
वहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ कम होगा। कोई कहेगा एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, कोई कहेगा कि पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, वहाँ पे वो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कोई ये कहेगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कहेगा, कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए, कोई कहेगा रोड डेवलप होनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को लेके भी सबके विज़न होते हैं, बट बेस्ट आइडिया हम उसी का अडेप्ट करेंगे जिससे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, दैट्स इट। एग्जाम्पल जैसे कि लैंडलेस रूलर, हम वो ज़्यादा से ज़्यादा डे काम करना चाहता है। उसी तरीके से प्रॉस्पर फार्मर क्या चाहेगा कि भाई मुझे हायर प्राइस मिल जाए अपनी क्रॉपिंग का। उसी तरीके से एक आदिवासी सोचेगा कि डैम प्रोजेक्ट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ही डिड नॉट वांट टू सरदार सरोवर प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड, वो ना हो, क्योंकि उसको वहाँ से वो जगह चेंज करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन क्या सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फार्मर सोचेगा मुझे अपनी क्रॉप का प्राइस प्राइस मिल जाए। लेकिन ये तो था इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सबका अलग अलग होता है। अगर पेपर में आता है एग्जाम्पल तो आप ऐसे बता सकते हो। और अगर डेवलपमेंट जनरली आपसे पूछा गया है कंट्री के लिए, तो हम किस बेस पे कहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट है? पर कैपिटा इनकम के बेस पे, लिटरेसी लेवल और स्टेटस के बेस पे, हेल्थ स्टेटस, यानी वहाँ पे इनकम कितनी हायर है और एवरेज वहाँ पे साक्षरता दर कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और हेल्थ स्टेटस कैसा है। इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कंट्री डेवलप है और नहीं है। तो ये आप तीनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम स्टूडेंट, इनकम एंड अदर गोल किसे कहते हैं, टॉपिक 2। इनकम एंड अदर गोल यानी इनकम तो सभी चाहते ही हैं, इनकम के अलावा कौन कौन से गोल होते हैं जो लोग चाहते हैं। इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग उस चीज़ को भी प्रीफर करते हैं। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जहाँ पे आप जॉब करते हैं आपके साथ डिस्क्रिमिनेट ना हो। आपको फ्रीडम होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपको एक जगह बंद करा के काम करा रहे हैं और बोल दिया कि 5 साल तक आप यहीं रहोगे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो आप काम कैसे कर पाओगे? सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि भाई हो सकता है कि डे नाइट आपको कभी भी डे या कभी भी नाइट आपको काम करना पड़ रहा है और कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है जो आपको अवेलेबल हो। यानी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा दूर है आपके रेजिडेंस एरिया से और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो सिक्योरिटी कंपनी भी आपको नहीं दे रही है, अवेलेबल नहीं करवा रही है, तो आप कैसे कर पाओगे? रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दूसरों की अगर आपको रिस्पेक्ट आप कर रहे हो रिस्पेक्ट, लेकिन आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या डिग्निटी आपकी हर्ट हो रही है, तो वहाँ पे आप काम कैसे करोगे? बेस ऑन हम कह सकते हैं एज के बेस पे, या फिर जेंडर के बेस पे, या फिर कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके साथ होता है तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। तो यानी इनकम के अलावा अदर गोल्स यही होते हैं। यानी आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि मिक्स गोल कौन कौन से होते हैं जो कि अलावा हैं, तो आप उसमें यही लिखेंगे। जैसे कि जॉब का एग्जांपल लें, जो कि आप इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, आपके घर से बहुत दूर आपको कोई जगह मिलती है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो लेकिन करने से पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में सोचोगे। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप सोचेंगे? जैसे कि योर फैमिली एंड वर्किंग एटमोसफेयर, अपॉर्चुनिटी, लर्न, आप उससे अपॉर्चुनिटी जो मिली है उससे आप कितना सीख रहे हो। ऐसा ना हो कि आप फुल स्टॉप लग जाए, आपका कोई काम ऐसा मिल रहा है कि जो आपकी डिग्री है उससे मैच नहीं हो रहा है, वर्किंग एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं है, या योर फैमिली के लिए सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि आज आपको काम मिल रहा है, रेगुलर वर्क नहीं है, इरेगुलर है, तो आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि चलो ठीक है, एक जॉब ऐसी है जहाँ पे कम सैलरी मिल रही है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन आप यहाँ कम सैलरी वाले पे रेगुलर वर्क मिल रहा है, तो आप इसको करेंगे। यहाँ ज़्यादा सैलरी वाले वर्क जो है वो इरेगुलर है, कभी भी आपका काम आपसे 6 महीने या 2 महीने का काम हो सकता है, तो आप कौन सा करेंगे? तो जिससे आपकी फैमिली और आप ज़्यादा सिक्योर कंसीडर करेंगे उसको करेंगे कि हाँ भी कम काम मिल रहा है लेकिन कम से कम रेगुलर मिल रहा है और पूरे साल साल मिलेगा, तो हम उस काम को करेंगे ना। तो यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, यानी उनको डेवलपमेंट को लेके सबके मिक्स गोल होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उनके, एक चीज़ नहीं होती कि बस इनकम ही चाहिए। आपका क्वेश्चन ये बन के आ सकता है, तो आपको ये कंसीडर करना है।
नेक्स्ट, अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। नेशनल का डेवलपमेंट अगर होता है तो उसे कौन करता है, हम ही करते हैं, पीपल करते हैं उस कंट्री में रहने वाले, खुद तो डेवलपमेंट होगा नहीं। वो कब होता है, जब लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है उस कंट्री में रहने वाले लोगों का। दैट मीन्स लग्जरी आइटम जब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले अपने फादर से पूछेंगे या फैमिली से पूछेंगे या दादाजी से, तो वो कहेंगे कि टीवी, फ्रिज बहुत कम हुआ करता था लोगों के घर में। बहुत कम टीवी किसी किसी की जगह, किसी किसी के घर में देखने को मिलता था, एक लग्जरी आइटम माना जाता था। बट आज आप देखेंगे सबके पास टीवी है, एसी है और बाइक है, कार है, मतलब लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए मोस्टली सारे जो चाहिए वो सब सामान है। तो वहाँ उसे नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी लोग ये सब लिविंग स्टैंडर्ड हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। इनकम क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जॉब क्रिएट हो रही है, जॉब मिल रही है। जॉब क्यों मिल रही है, वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो दैट मीन्स ये कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। बट नेशनल डेवलपमेंट को भी लेकर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, उनके नोशंस होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं कंट्री डेवलपमेंट को लेकर। क्योंकि एक पर्सन क्या सोचेगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कि रोड होनी चाहिए, एक पर्सन सोचेगा डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन, एक पर्सन सोचेगा कि भाई हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। कोई सोचेगा इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए, कोई सोचेगा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई सोचेगा पॉपुलेशन फ्री, सॉरी, पॉपुलेशन जो है उसका साइज़ कम होना चाहिए। तो दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सबके नोशन होते हैं कंट्री को लेकर। बट बेस्ट आइडिया किसका अडॉप्ट किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, वही नोशन उसी आइडिया आइडिया पे वर्क किया जाता है। गवर्नमेंट उसी आइडिया पे प्लान करती है। ये नहीं देखती है कि कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वही प्लानिंग प्लानिंग की जाएगी। अब हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम दूसरी कंट्री से कैसे कनेक्ट होकर और कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई नेशनल डेवलपमेंट हो गया। तो क्या नेशनल डेवलपमेंट हम कहते रहे हो गया हो गया हो गया, तो क्या हमारी कंट्री डेवलप कर रही है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एज ए स्टूडेंट आपको इंग्लिश में स्कोर आपके मार्क्स आए 89, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, वाह हमारे 89 मार्क्स आ गए, चलो ठीक है। लेकिन जब तक आप दूसरे बच्चों के मार्क्स कंपेयर नहीं करोगे, आप कैसे कहोगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं? हो सकता है किसी के 92 हैं, 94 हैं, 99 हैं, तो आपके स्कोर तो आप जब कंपेयर कर रहे हो पीछे रह गए। तब हमें पता चलता है कि आप वो डेवलप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब हम नेशनल डेवलपमेंट कह रहे हैं हो रहा है, बहुत बेस्ट हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो दैट मीन्स हो तो रहा है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से या स्टेट से, जब जाके हमें कहीं पता चलता है कि हाँ हम रियल में कितना डेवलप कर रहे हैं, उस किस क्वांटिटी में कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर टू बी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी इनकम एक एक मस्ट कह सकते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप है या नहीं है। हायर इनकम है तो दैट मीन्स वो मोर डेवलप्ड है, और लेस इनकम है तो दैट मीन्स वो अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि इनकम क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं। टोटल कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं, पीपल होते हैं जो उस कंट्री में रहते हैं, उनकी टोटल इनकम को प्लस किया जाता है, वो कंट्री की इनकम कहलाती है। दैट मीन्स वो बन जाती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और उसी से हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री को या स्टेट्स को। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने समझा, इनकम तो हमने देख लिया, अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे इनकम के साथ साथ एग्जाम्पल में, कि किस तरीके से कंपेयर करने से हमें पता चल जाता है कि कोई भी स्टेट या कंट्री डेवलप है या नहीं। जैसे कि हम पंजाब, केरला और बिहार का पर कैपिटा इनकम पे हम कंपेयर करा, तो डाटा के अकॉर्डिंग हमने कंपेयर करा तो हमें पता चल गया अभी पंजाब की इनकम बहुत ज़्यादा है, चलो ठीक है पंजाब डेवलप कर रहा है। बट हमने दूसरे क्राइटेरिया भी देखे, तो उस पर हम कंपेयर करेंगे। दूसरे क्राइटेरिया का मीन्स होता है स्टूडेंट लाइक आ इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर कितनी है। यानी 1000 बच्चे अगर एक साल के अंदर जन्म ले रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे हैं जो डाई कर रहे हैं, उनकी रेशो को हम इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट वहाँ का कितना है, दैट मीन्स 7 साल से ऊपर या 7 साल
या 7 साल से ऊपर के जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, वो लिटरेसी रेशियो उनकी होती है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि 14 और 15 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उस एज ग्रुप के कितने रेशियो है जो स्कूल जा रही है। तो ये अदर क्राइटेरिया में आता है बच्चों की। अभी हमने फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा देखा, इनकम, जिसके बेस पे हम कंट्री को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बट इनकम के अलावा ये कुछ और क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे स्टेट या कंट्री को। हमने पंजाब और केरला को कंपेयर करा तो हमें पता चल गया कि भी पंजाब की इनकम तो ज़्यादा थी, बट हमने मृत्यु दर देखी तो केरला की कम है, एजुकेशन केरला की ज़्यादा है, और नेट अटेंडेंस रेशियो केरला की ज़्यादा है। दैट मीन्स वहाँ की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और जबकि सिर्फ पंजाब में इनकम ज़्यादा है। तो सिर्फ अगर हमने इनकम पे देखा तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल में देखा, तो अब हम कह सकते हैं कि ये गलत नहीं होगा कि इनकम इज़ नॉट अ परफेक्ट क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम किसी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करें। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने खुद ही बताया, केरला एक बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में आ रहा है पंजाब से ज़्यादा, ठीक है। वहीं अगर हम देखें मोर्टेलिटी रेट तो कम है पंजाब की, वो केरला की, और पंजाब की इनकम ज़्यादा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी केरला की कितनी अच्छी है। तो कुछ और की ऑफ टर्म्स भी होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि स्टेट और कंट्री डेवलप है या नहीं है। ये की टर्म्स स्टूडेंट आपको पेपर में भी आ सकती हैं और आती हैं, आपको ध्यान रखना है और याद करना ही करना है। जैसे इनफेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, यानी डाई चिल्ड्रन का जो रेशियो है, एज ग्रुप है वो 1000 लाइव चिल्ड्रन का है, यानी जितने बच्चे 1 साल के अंदर जन्म लेते हैं उनकी जो रेशियो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनफैट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि साक्षरता दर कितनी है, यानी 7 साल या 7 साल का जो ऊपर का एज ग्रुप है वो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो लिटरेसी रेट में आता है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब 14 और 15 का जो एज ग्रुप है वो स्कूल अगर जा रहा है उसकी क्या रेशियो है। तो ये की टर्म्स आपको ध्यान। इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, और डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। दैट मीन्स टोटल इनकम को से तो आ जाती है हमारी एवरेज इनकम। अब हम देखेंगे टोटल कि जब इनकम के बेस पे हम कंपेयर कर रहे थे कंट्री को या फिर स्टेट्स को, नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया, क्योंकि हर कंट्री का साइज स्टूडेंट अलग होता है कंट्री का। क्योंकि अगर एक कंट्री का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है दूसरी का कम है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम है और यहाँ इनकम जो है कम है, ठीक है। यहाँ इनकम कम होने से भी आपको, जब आप देखेंगे तो आपको देखने में तो लगेगा भी बहुत ज़्यादा इनकम है, और जबकि यहाँ पे इनकम सब लोगों की ज़्यादा होते हुए भी टोटल इनकम आपको लगा भाई ये तो इससे भी कम है। बट ऐसा नहीं है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे ज़्यादा हाई हो सकता है, हमसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और उनकी इनकम ज़्यादा हो सकती है हमसे। तो इसीलिए साइज़ ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मैटर करता है, क्योंकि पॉपुलेशन से प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम सिर्फ टोटल इनकम देते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है कंपेयरिंग करते हुए इनकम को। तो वो एवरेज पर्सन नहीं बता रही है, यानी एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है, टोटल इनकम बता रही है कंट्री की, तो वहाँ पे हम कंपेयर करने में मुश्किल हो जाएगी। वी यूज़ एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ, इसीलिए हम एवरेज इनकम यूज़ करते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम आपने देख लिया, और इसलिए हम एवरेज इनकम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टोटल इनकम से कंपेयर करना एक उसकी लिमिटेशन है। अब इसकी भी लिमिटेशन है एवरेज इनकम की। तो एवरेज इनकम को पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि कंट्री है ए और कंट्री बी है। यहाँ पे अगर सबकी इनकम 100 है, 3 पीपल हैं, मतलब 3 पीपल हैं, और यहाँ पे एक की 200 है और दो की 50-50 रुपीज़ है। तो यहाँ जब आप एवरेज तो इनका टोटल करोगे, एक आया 300, एक आया 300, और टोटल कितने पर्सन थे 3, उससे हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी 300 आ रहा है और टोटल कितने 3, चलो डिवाइड कर दिया।
अब डिवाइड करके यहाँ का आंसर आ रहा है 100 और यहाँ का भी आ रहा है 100, लेकिन यहाँ सेम सेम आ रहा है ए और बी का, जबकि हमने देखा था कि इंटरनल जो सैलरी है एक की 200 है मतलब, और एक का 2 का 50-50 है। और जबकि ये एवरेज इनकम के अंदर लिमिटेशन क्या है कि वो अंदर की जो इंटरनल रिच या पुअर है उसको डिस्पैरिटी कर लेता है, हाइड कर लेता है, वो दिखाई नहीं देती है। तो जो डिस्पैरिटी है रिच एंड पुअर के बीच में, ये तो इम्पॉर्टेंट फीचर है, और एवरेज इनकम इसको नहीं दिखाता। तो एवरेज इनकम की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरेज इनकम पूरी कंट्री की जो इनकम दिखाता है उसमें रिच और पुअर का नहीं दिखाता। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था 100 आ रहा था, यहाँ तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो लेकिन यहाँ रिच और पुअर के अंदर बाउंड्री है। तो ये लिमिटेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने ये भी देख लिया कि अगर एक को 200 है और दो को 50 मिल रही थी, सैलरी कम है उसकी, लेकिन फिर भी एवरेज इनकम तो क्या बता रही थी भाई, सबकी 100 है। एवरेज इनकम जब हमने देखा था 100 आई थी, तो वो क्या शो कर रही है भाई, सबकी सैलरी उस कंट्री के अंदर, बी कंट्री का जो एग्जांपल लिया था कि उसके अंदर 100 है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि रिच और पुअर की जो देख सकते हैं एक डिफेक्ट है, यानी इनकम को नहीं शो करता है। और ये भी देख सकते हैं कि टू कंट्रीज़ में हैव द सेम एवरेज, दोनों कंट्री की सेम हो सकती है, बट फैमिली वहाँ पे एक तरीके से एंजॉय कर पा रही है, पर दूसरी कंट्री की जो वहाँ पे फैमिली है वो एंजॉय ना कर पाए, जबकि इनकम तो दोनों कंट्री की सेम आ रही थी। हमने देखा था वहाँ भी 100 है, ए का भी बी का भी है। तो एवरेज इनकम क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है वेरी रिच और पुअर के बीच की जो चीज़ें हैं, तो ये डिस्पैरिटी कर देता है, यानी हाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि टू कंट्रीज़ के अंदर का जो इंटरनल, जो बहुत ज़्यादा कुछ लोग गरीब हो सकते हैं और बहुत कुछ ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, तो उन सबको क्या दिखाता है, सेम काइंड ऑफ इनकम उनकी दिखाई देती है। तो ये वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन में आप लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल में आप वही जो मैंने भी बताया कि एवरेज इनकम, हाँ हम मानते हैं कि वो क्या कर रहा है, आर यूज़फुल फॉर कंपैरिजन, हम मानते हैं ये ट्रू है कि एवरेज है वो यूज़फुल करने में ठीक है, बट हाइड कर देता है डिस्पैरिटीज़, जो असमानता है वो दिखाई नहीं देती है क्लियर। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है कंट्री ए का बी का आपकी बुक के अंदर, जो कि मैंने अभी बताया है, सेम सेम एग्जाम्पल लेके सेम वही है कि एक कंट्री के अंदर आपको ये इनकम दिखाई दे रही है, दूसरी कंट्री के अंदर इनकम दिखाई दे रही है, बट जब एवरेज इनकम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे पॉपुलेशन है उससे टोटल इनकम को जब डिवाइड कर देंगे, तो सेम सेम आंसर आ रहा है, बट अंदर की जो हाइड है सिचुएशन रिच और पुअर वो नहीं नज़र आ रहा। एक की तो इतनी ज़्यादा सैलरी है और दूसरे की बहुत ज़्यादा कम है, तो वो चीज़ एवरेज इनकम में नज़र नहीं आती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, जो इनकम एवरेज इनकम के बेस पे वर्ल्ड बैंक क्या करता है, शो करता है, इस क्राइटेरिया के बेस पे दो कंट्री को कंपेयर करता है एवरेज इनकम के बेस पे। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया जो एवरेज इनकम को यूज़ करके, यानी पर कैपिटा इनकम के बेस पे क्लासीफाई करी है। तो हम देखेंगे वो यही है कि एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर दिया जाता है। वो वर्ल्ड बैंक का आपको ध्यान रखना है कि वो इसको यूज़ करता है। अच्छा, अब अगर हम देखें यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम 12,616 पर एनुअल है, यानी रिच कंट्री कहलाएगी वो। ये डाटा के अकॉर्डिंग देख लेना, चेंज होते रहते हैं ईयर टू ईयर। और अगर हम देखें यूएसए डॉलर अगर उसकी 1035 से कम है तो लो इनकम कंट्री कहलाएगी। तो ये वर्ल्ड बैंक है जो एवरेज इनकम के बेस पे कंपेयर करता है कंट्री को। और यहाँ पे ये भी बोला है कि जो वो किस में आता है, लो मिडल इनकम में आता है, क्योंकि अगर उसका इनकम। अच्छा, अब लिमिट ऑफ द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द, देखेंगे क्राइटेरिया है
लिमिटेशन यानी जैसे एवरेज इनकम की लिमिटेशन थी, तो इसकी भी लिमिटेशन है। 1 पर्सन में बी एक्सट्रीमली रिच, एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच हो सकता है और दूसरा जो हो सकता है बहुत पुअर। तो एवरेज इनकम डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री। तो एवरेज इनकम हाइड कर लेता है ऐसी डिस्पैरिटीज़ को अमंग द पीपल जो लोगों में पाई जाती है उस कंट्री की। तो ये लिमिटेशन है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है जो एवरेज इनकम के बेस पे कंट्री को कंपेयर करता है। पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो रिक्वायर करी जाती हैं सोसाइटी के लिए, फॉर पब्लिक के लिए, और ये बेटर लाइफ से को लीड करती हैं, यानी चीप एंड बेस्ट होती हैं, जनरली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट, यानी ये एडवांटेज क्या हैं? जैसे कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकती है, कुछ सर्विस ऐसी होती हैं, लीजिए, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको नहीं मिल सकती है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल सकता, बेटर ट्रांसपोर्ट। आप सोचें जैसे कि आपकी कार तो है, बेटर है, बट अगर हम देखें कि इतना वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अगर उसको सब मिलके यूज़ करेंगे यानी उसमें सब जाएंगे तो फ्यूल कंज्यूम जो है वो कम होगा, और एक साथ जाने से क्या होता है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगा। तो बेटर है ट्रांसपोर्ट, चीप एंड बेस्ट। एक ही ट्रांसपोर्ट बहुत सारे लोगों को कम टाइम पर वहाँ पे प्लेस पे पहुँचा सकता है। और चीपेस्ट तो होते ही हैं सर्विसेज जो होती हैं, सामान या सेवाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। इसमें दो आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, लाइक पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे राशन की दुकानों पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो गरीब लोग होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो बिल्कुल सब लोग उसमें जा सकते हैं कंबाइन होके कोऑर्डिनेशन के साथ। हॉस्पिटल हो गए, पुलिस, गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल जो कि फ्री होते हैं ऑलमोस्ट। सभी सर्विसेज जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है बीएमआई, जिसका ये फुल फॉर्म है, और इसमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं एडल्ट की जो एक मास बॉडी होती है यानी उसकी बॉडी है एडल्ट की, वो नरिश है या अंडर नरिश है, ये कैलकुलेट करने के लिए, न्यूट्रिशंस को कैलकुलेट करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। यानी एक ऐसा स्केल है जिससे पता चल जाता है कि आपका वेट कम है या ज़्यादा है। जैसे कि हम एक पर्सन का वेट है केजी में, उसको लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं मीटर से, हाइट जो हाइट है उसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो वेट अगर हमने माना यहाँ पे 25 kg है और हाइट 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 25 kg मीटर स्क्वायर आपका क्या आया, मास आता है बॉडी का, जिससे ये पता चल जाता है। यानी जो ये स्केल है ये बता देता है कि आप अगर 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडर नरिश कंसीडर किए जाएंगे, और 25 से ज़्यादा आ रहा है तो आप कंसीडर किए जाएंगे ओवर वेट हो गया आपका। लेकिन ये बच्चों के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है बीएमआई। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है और वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते ही रहते हैं, तो उनका कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए उनको हम इस स्केल में नहीं रखते। लेकिन बीएमआई इसलिए यूज़ किया जाता है कि एडल्ट के बॉडी के अंदर जो एक्चुअल न्यूट्रिशंस हैं वो पता चल सकें कि वो अभी अंडर नरिश हैं या फिर ओवर वेट हो चुके हैं। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसे कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब होता है जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, एग्जाम में आ सकती है। यूएनडीपी कंपेयर करता है कंट्रीज़ को एचडीआई के बेस पे। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी पूरे साल की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बेस पे कंट्री को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। यूएनडीपी में जो कंपेयरिंग का सिस्टम है, इनकम तो है ही है, इनकम के लेवल पे तो हम कंपेयर करते ही हैं, बट साथ के साथ हेल्थ और एजुकेशन लेवल भी देखता है यूएनडीपी। जबकि वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है कंट्री को, तो क्या देख रहा था वर्ल्ड बैंक, और इसमें यही डिफरेंस है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम और एवरेज इनकम के बेस पे, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम के बेस पे कंपेयर कर रहा था, जबकि यूएनडीपी दूसरे क्राइटेरिया को भी देखता है, एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल, ये सारी चीज़ें देखना और उसके बाद कंपेयर करना। उसके बाद वो कंट्री की लिस्ट बनाते हैं, कौन सी लिस्ट रैंक है वो
पूरे साल की तैयार की जाती है और उसके बेस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वही है जो यूएनडीपी बनाता है, एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी पूरे साल की रिपोर्ट को जो पब्लिश की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसके अंदर मेजर पैरामीटर कौन से होते हैं? एक्सेप्टेंसी ऑफ लाइफ, यानी आप लाइफ को कितना एक्सेप्ट करते हैं, आपकी एक्सेप्टेंसी कितनी है। लाइक हो सकता है कि बर्थ से लेकर आप 60 तक ऑलमोस्ट मोस्टली सोचते हैं कि हाँ इतनी लाइफ तो है ही होनी चाहिए। और लिटरेसी रेट का जो लेवल है वो क्या है, साक्षरता दर कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये डेवलप कंट्री के क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। और कंट्रीज़ को क्या रखा जाता है? रैंक पे रखा जाता है कि वो वेरी हाई डेवलप कंट्री है या हाई डेवलप कंट्री है, मीडियम डेवलप्ड है या लो डेवलप कंट्री है। जैसे कि इस डाटा के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दे रखा है कि भाई नेशनल इनकम के बेस पे, लाइफ एक्सेप्टेंसी के बेस पे लिटरेसी रेट या एचडीआई जो बनाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखें श्रीलंका का और इंडिया का, तो श्रीलंका आप देखेंगे कि इन क्राइटेरिया में सबसे आगे है, ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपनी हेल्थ स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया है, लिटरेसी पे रेट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, लाइफ एक्सेप्टेंसी उनकी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होने की वजह से जो श्रीलंका का स्ट्रक्चर आ रहा है वो रैंक जो आ रही है एचडीआई में ऊपर आ रही है इंडिया से। तो ये फ़र्क होता है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम देख रहा था, इनकम के बेस पे इंडिया ऊपर आ रही है श्रीलंका से। लेकिन अगर हम दूसरे क्राइटेरिया से भी कंपेयर करें जो कि यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूएनडीपी करता है, तो यूएनडीपी ने देखा कि श्रीलंका ऊपर है इंडिया से। तो ये स्टूडेंट फ़र्क होता है एचडीआई और एचडीआई की रिपोर्ट में जो इंडेक्स है। ठीक है, वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। एचडीआई स्टैंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, रैंक है, एक टेबल बनाई जाती है जिसके अंदर ये 177 कंट्रीज 189 है। तो आप एक बार देख लेना रिसेंटली करंट में, क्योंकि बुक्स में डाटा चेंज होता रहता है। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा बना के, टेबल बना के एक रैंक कंट्री की डिसाइड की जाती है। लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या होता है? यानी बर्थ डिनोट एज द सेम सजेस्ट एवरेज एक्सेप्ट लेंथ ऑफ लाइफ, यानी आपकी लाइफ की लेंथ कितनी है, कितना सरवाइव कर रहे हैं जन्म से लेकर आप, वो आपकी एक्सेप्टेंसी कहलाती है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस डेवलपमेंट का जिसमें कि आप अपनी प्रेजेंट टाइम पे एनवायरनमेंट से जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट को, आपको डैमेज नहीं करना, और एंड सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन, और उनकी नीड्स को कंप्रोमाइज़ करे बिना उनके लिए रिजर्व रखना, वो कहलाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एग्जांपल में ले तो ग्राउंड वाटर है। जैसे आप देखेंगे ग्राउंड वाटर का लेवल पहले कम था, अगर 50 फीट की दूरी पे भी अगर आप या थोड़ा सा गड्ढा भी करते थे तो पानी निकल आता था। बट अब आप 1000 फीट की दूरी पे भी अगर आप गड्ढे करेंगे ज़मीन पे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और रिन्यूएबल नहीं हो पा रहा है वाटर, क्योंकि जो रोड हैं वो सीमेंट की हो गई हैं, पक्की। तो जब रेन फॉल होता है तो वो सीधा नालियों में पानी चला जाता है, रिन्यू नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। सेकंड, जैसे कि एग्जॉशन ऑफ नेचुरल, जैसे कि आपको पता ही है जो एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लाइक क्रूड ऑयल में हम पेट्रोलियम जिससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोल, अगर वो आज हम यूज़ करके फिनिश कर देंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हमें उनके प्लेस पे ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल हैं। तो हमें वो रिसोर्सेज ज़्यादा फाइंड आउट करने चाहिए। अब ये लाइन किसी ने बहुत अच्छी यहाँ पे बुक में आपकी दे रखी है, जो नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, यानी जो आप आज यूज़ कर रहे हैं, जो ये जो इनहेरिट द वर्ल्ड, यानी जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आपको विरासत में नहीं मिली हैं आपके फोर फादर से। कभी आप सोचो कि हाँ जो ये चीज़ें मिली, हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो जो ये जो वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमें विरासत में मिली हैं, नहीं, हमने उधार ली हैं अपने बच्चों से, और जो उधार लेते हैं वो आपको देना पड़ता है। सीधी सी बात है, इस सेंटेंस में कहने की बात ये कही गई है कि आप ये मत सोचो कि ये जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो आपका है, नहीं। आप ये मत सोचो, आप उस पर अपना राइट मत जमाओ।
वो जैसे आज आपको आप यूज़ कर रहे हो, ऐसे ही आप ये सोचो कि आने वाली जनरेशन भी तो यूज़ करेगी ना उनको। आपका क्या राइट बनता है कि आज उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करो और उसे ख़त्म कर दो। क्योंकि ये आपके थोड़ी हैं कि आप सोचो कि आपका अधिकार है इन रिसोर्सेज पे और आपका राइट है, आप जैसे चाहें यूज़ करें। इंडिविजुअली जिस तरीके से अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और नहीं सोच रहे कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो लाइफ डेंजर में आ रही है, कोई भी नहीं सोच रहा है। तो ये गलत है। तो इसीलिए हमें आने वाले जनरेशन के लिए सोचना चाहिए और यही कहलाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी सस्टेन करना, कितना लॉन्ग टाइम पे रिसोर्सेज सस्टेन कर पाएँ, उसको हम डेवलप करें। तो इस तरीके की प्लानिंग करना। इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, जो कि ख़त्म हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।